Assalamu alaikum. My name is Ulput Sara. I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute, Multan. Today I am going to discuss the topic of anti-anginal drug, यानी कि drug used for the treatment of angina pectoris. First of all, we will discuss the introduction of angina pectoris. What is the angina pectoris? Angina pectoris is a strangly or pressure-like pain that caused by cardiac ischemia. We can say that it is a first of clinical symptom of the cardiac ischemia या ischemic heart disease. Ischemic heart disease का सबसे पहला या क्लिनिकल सिम्टम जो आ जाता है या जो मेन सिम्टम आ जाता है वो एंजाइना पेन आता है, एंजाइना पेक्टोरस आता है। इट इज़ अ स्ट्रैंगली, ये एक चुभने वाला प्रेशर लाइक पेन होता है जो कि आपके स्टर्नम के नीचे से लोकेटेड होता है, स्टर्नम के लोकेटेड होता है और स्टर्नम से होता हुआ आपके नेक, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म तक जाता है। यानी कि ये एक सडन पेन होता है, एक चुभने वाला प्रेशर टाइप पेन होता है जो कि आपके चेस्ट से अराइज होता है और आपके नेक और लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है। इट इज़ वन ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द कार्डिक इस्कीमिया या इस्कीमिक हार्ट डिजीज। Women develop angina at the later age than the men and are less likely to have the classical substernal pain. फिर हमारे पास बात आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइना: एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, वेसोस्पास्टिक एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। नंबर वन इज द एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। क्या है? इट इज आल्सो नोन एज एंजाइना ऑफ एफर्ट और क्लासिक एंजाइना। दैट इज द एंजाइना ऑफ एफर्ट और क्लासिक एंजाइना, यानी कि अगर तो किसी पर्सन को ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या ड्यूरिंग द हैवी वर्क जो है पेन उठता है एंजाइना का, तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना भी कहते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद अ प्लाक। ये किसी प्लाक से एसोसिएटेड है जो कि आपके कॉर्निया आर्टरीज को कंप्लीट पार्शियली जो है वो ब्लॉक कर देती है। ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना को क्लासिक एंजाइना या एफर्ट एंजाइना इस वजह से कहते हैं कि जब पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या कोई वर्क कर रहा है हार्ट पेशेंट, तो कार्डिक वर्क इंक्रीज होने की वजह से आपके जैसे कि एक्सरसाइज में है आपका ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी कम होगी। It will lead toward the accumulation of the acidic metabolites in the coronary arteries, जिसकी वजह से मायोकार्डियल पेन जो है वो स्टिमुलेट होता है या एंजाइनल पेन स्टिमुलेट होता है। जब हम बात करते हैं एंजाइना की, तो एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि कार्डिक फंक्शन की परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही होती है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही होती है। एंजाइना पेक्टोरस बेसिकली इम्बैलेंस है बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड द ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द हार्ट। ठीक है। हार्ट किसी भी हार्ट को कार्डिक आउटपुट करने के लिए या आपके अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई फ्रॉम द ब्लड जो है वो कम आ रही है। ठीक है। आपको पता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपका इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने की वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी भी क्या हो रही होती है, इनएडिक्वेट हो जाती है। अब ये ब्लड फ्लो कम क्यों हो रहा है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें आपके कोई भी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है, वो पार्शियली ब्लॉक भी हो सकती है या फिर वो कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। फिर हमारे पास बात करें वेजोस्पास्टिक एंजाइना की, तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना जो है इसको रेस्ट एंजाइना भी कहते हैं, इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं और प्रिंस मेंडल एंजाइना भी कहते हैं। वेजोस्पास्टिक एंजाइना जो है ये रेस्ट कंडीशन में या पर्सन अगर स्लीप सो रहा है ड्यूरिंग द स्लीप या ड्यूरिंग द रेस्ट
पर्सन रेस्ट में है फिर भी ये एंजाइना पेन उठता है। एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना था एफर्ट एंजाइना, जिसमें पर्सन अगर वर्क एक्सरसाइज कर रहा है या वर्क कर रहा है या हैवी वर्क कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो कार्डिक वर्क इंक्रीज होने की वजह से वो एस्टिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं और फिर ब्लड की सप्लाई जो है अफेक्ट होती है। लेकिन वेसोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर पर्सन रेस्ट के अंदर है और स्लीपिंग में है, फिर भी क्या है एंजाइना पेन उठ रहा है, तो एंजाइना पेन आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर वन जो है वेसोस्पास्टिक नाम शो कर रहा है, वेसल स्पास्म हो जाता है। वेसल्स के स्पाज्म होने की वजह से इट इन्वॉल्व द रिवर्सिबल स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, स्पाज्म होने की वजह से ये जो है वेसोस्पास्टिक एंजाइना होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 10% ऑफ द केसेस। एथिलोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो है वो 90% केसेस जो हैं एंजाइना के वो एथिलोस्क्लेरोटिक टाइप के होते हैं, जबकि वेसोस्पास्टिक एंजाइना में आपके टोटल एंजाइना पेक्टोरस के केसेस में जो 10% जो है वो वेसोस्पास्टिक एंजाइना होते हैं। अब ये वेसोस्पास्टिक एंजाइना है, इट मे डिटोरिएट इनटू अनस्टेबल एंजाइना, इट मे कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल एंजाइना, इट मे कॉम्प्लिकेटेड इनटू अनस्टेबल एंजाइना, जो हमारी की थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना है। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना की, तो इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना। Unstable या crescendo angina, it is also known as acute coronary syndrome. It is characterized by increased frequency and severity of attack that result from a combination of the atherosclerotic plaque. आपका एथिलोस्क्लेरोटिक एंजाइना हो गया या वेसोस्पास्टिक एंजाइना हो गया, ये फर्दर लीड कर सकता है टूवर्ड द अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अनस्टेबल एंजाइना जो है इट वे लीड टूवर्ड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना और वेसोस्पास्टिक एंजाइना मे फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इनटू मे फर्दर लीड टूवर्ड द अनस्टेबल एंजाइना, जिसके अंदर आपको वो फिर अनस्टेबल एंजाइना फर्दर लीड करता है टूवर्ड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसके लिए पर्सन को मेडिकल इमरजेंसी देना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 थे, एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना एंड द वेसोस्पास्टिक एंजाइना, इन दोनों को हम एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो कि एफर्ट एंजाइना था, तो पर्सन कार्डिक पेशेंट को अगर आप रेस्ट पे भी भेज देते हैं, ड्यूरिंग उसको रेस्ट में डाल देते हैं, या वो रेस्ट करे या नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट एंजीसिड के नाम से सब लिंगुअल टैबलेट आती है, और अगर वही उनकी जबान के नीचे रख दिया जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है एट होम। और वेसोस्पास्टिक एंजाइना के लिए भी आप नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना के लिए पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी का होना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट मे लीड टूवर्ड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अब यहाँ ये एक बात है कि ये एंजाइना जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये देखें ये हमारे पास एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस एंजाइना को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा था कि ये इम्बैलेंस है, एंजाइना पेक्टोरस जो है ये इम्बैलेंस होने की वजह से, एंजाइना जो बेसिकली इम्बैलेंस होने की वजह से है, इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट एंड द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द हार्ट, यानी कि ऑक्सीजन हार्ट को कार्डिक आउटपुट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुकाबले में ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये आपको जो ब्लैक लाइन जो है ये नॉर्मल सिचुएशन को शो कर रही है। ठीक है, और हमारे पास ये जो रेड लाइन है ये हमें ये शो कर रही है कि कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अगर ब्लैक लाइन आपको बस शो कर रही है कि ऑक्सीजन की नॉर्मल डिलीवरी होती है, और जो रिक्वायरमेंट और साथ में ब्राउन कलर रिक्वायरमेंट को शो कर रही है कि जो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ही डिलीवरी आ रही है, तो आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। एंजाइना के केस में क्या होता है, ये रेड लाइन आपको इंडिकेट करती है कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो गई है, नॉर्मल से नीचे डाउन में आ गई है।
ठीक है, जब ये नॉर्मल से डाउन में आएगी तो ये ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है कि इस पॉइंट पे एंजाइनल पेन इंड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होने की वजह से ये एक हमारे पास एंजाइनल पेन उठता है। अब एंजाइना को ट्रीट करने की स्ट्रेटजी ये है कि ये जो गैप डेवलप हुआ है हमने इस गैप को कवर करना है। ठीक है, कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हुई है, हमने इस एरो वाले गैप को कवर करना है। अगर हम इसको कवर कर देंगे तो वो हमारे जो है एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। और इसको कवर तब करेंगे जब हम वेजोडाइलेशन करेंगे। वेजोडाइलेशन करेंगे, वेसल्स डायलेट होंगे। वो जो प्लाक या किसी भी कॉर्नरी ब्लॉकेज को हम ट्रीट करेंगे वेजोडाइलेशन के तहत। तो वेसल के डायलॉट होने की वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो कार्डिक अगर मसल तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। तो एंजाइना को ट्रीट करने की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमने इस कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करना है बाय काजिंग द कॉर्नरी वेजोडाइलेशन। ठीक है, इसके अंदर अब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द हार्ट, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डायस्टोलिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें ब्लड वॉल्यूम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। तो इसी तरह वेनस टोन भी आ जाता है। और अगर हम सिस्टोलिक फैक्टर्स की बात करें तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी आता है, हार्ट रेट भी आ जाता है, हार्ट फोर्स एंड इंजेक्शन टाइम। ये वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन को, जो कि इम्प्रूव करते हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमारे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हैं। ठीक है, वेनस टोन हो गया, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस में जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन के तहत जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो रही है, हार्ट रेट हो रही है या हार्ट फोर्स हो रही है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम्स के अंडर कंट्रोल है। डेट इज वाई हम कुछ जो हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स ब्लॉकर भी देते हैं एंड सिम्पैथोलिटिक्स ड्रग भी देते हैं एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर ड्रग यूज टू ट्रीट द एंजाइना। ड्रग यूज टू ट्रीट द एंजाइना के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। एक ये कि हमने एंजाइना को ट्रीट कैसे करना है, इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर वन पॉइंट है रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड, या तो ऑक्सीजन की डिमांड को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम करें। दो स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स में हमारे पास, या एंजाइना को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो दो स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं। एक तो ऑक्सीजन की डिमांड को कम करते हुए, या फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी को ज़्यादा करते हुए टू द मायोकार्डियम, हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा कर दो, या मायोकार्डियम हार्ट मसल्स में अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दो, ताकि ये जो एक इम्बैलेंस उठ रहा है और इस इम्बैलेंस की वजह से जो एंजाइना पेन पेक्टोरस हो रहा है इसको हम ट्रीट कर सकें, इस इम्बैलेंस को बैलेंस में लाते हुए। तो ड्रग यूज इन द एंजाइना पेक्टोरस के अंदर हमारे पास वेसोडाइलेटर आ जाते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स। उसमें हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन में सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल हैं नाइट्रोग्लाइसिन के। और फिर हमारे पास इंटरमीडिएट आ जाते हैं, ओरल नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो भी हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाते हैं वेरापामिल, कार्डिक डिप्रेसेंट। कार्डिक डिप्रेशन में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। ठीक है, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड एटीनोलॉल। और कुछ अदर ड्रग्स में आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर में रेट इनहिबिटर्स आ जाते हैं। रेट इनहिबिटर से मुराद यानी कि पोटाशियम चैनल ओपनर एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग।
फिर हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, नाइट्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। नाइट्रेट्स क्या हैं, इसमें से हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन आ जाता है, इट इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दैट इज यूज्ड इन द थेरेप्यूटिक। नाइट्रेट्स के अंदर नाइट्रोग्लाइसिन है। नाइट्रोग्लाइसिन की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, डोजेज फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबलिंगुअल फॉर्म जो है वो एक्यूट एंजाइना के रिलीफ के अंदर इस्तेमाल होती है और 10 से 20 मिनट्स के अंदर भी रिलीफ दे देती है। ट्रांसडर्मल पैचेस में अवेलेबल हैं, जो कि फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइना में वो 8 से 10 घंटे के अंदर जो है वो अपना एक्शन जो है वो दे देते हैं। नाइट्रोग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोग्लाइसिन कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इट इज रैपिडली डीनाइट्रेटेड इनटू अ लीवर। तो लीवर के डीनाइट्रेटेड जो है वो भी वेजोडाइलेटर इफेक्ट है देते हैं, और डीनाइट्रेट फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ मोनोनाइट्रेट, वो लेस एक्टिव है एज कंपेयर टू द मेटाबोलाइट ऑफ डीनाइट्रेट। ठीक है, डाइनाइट्रेट एंड मोनोनाइट्रेट हमारे पास बन जाते हैं। इसके साथ साथ ओरल नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ओरल जो है हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इट मे बी ब्लॉक बाय द फर्स्ट पास, इट मे बी मेटाबोलाइज्ड बाय द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो सब लिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन जो है वो प्रेफर किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी एंजाइनल, टू अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। इस इन दिस डायग्राम we will study the mechanism of the nitrates, के how nitrates are performing the vasodilator effect. Here you can see that it is the blood vessel humans. Normally जो काम हो रहा है वो ये कि आर्जिनिन कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इन द एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हैं, अगर हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोग्लाइसरीन की, नाइट्रोग्लाइसरीन नाइट्रेट्स फॉर्म में हमारे पास मेन कंपोनेंट जो आ जाता है वो हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन आ जाती है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट का फंक्शन क्या है, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ डाइनाइट्राइड एंड देन मोनोनाइट्राइड एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड अब कैसे फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक जीटीपी गुआनाइल ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ साइक्लिक जीएमपी के अंदर बाय द एंजाइम ऑफ गुआनाइल साइक्लेस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। इस एंजाइम की स्टिमुलेशन की वजह से ये कन्वर्जन जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी जो है इस ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेट को। इट काजेज द डीफास्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन फास्फोरिक एसिड को इनटू अ मायोसिन लाइट चेन। अब ये दो कंपोनेंट हैं, इनका समझना जरूरी है। जो फॉस्फेरिक कंपाउंड है मायोसिन लाइट चेन फास्फोरिक एसिड, ये कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, इसको साइक्लिक जीएमपी डी फास्फोराइलेट कर देता है, यानी कि फास्फेट ग्रुप को निकाल देता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ मायोसिन लाइट चेन में, जो कि रिलैक्सेशन का काम देते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल काजेस द वेसोडाइलेशन। हमने अगर हम वेसल्स का स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलता है कि वेसल्स के अंदर, वेसल यानी कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, इनके अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। इनके दरमियान जो एक स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, तो उस स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपका मसल जो है वो डायलेट कर रहा होता है और रिलैक्स कर रहा होता है। तो उन स्मूथ मसल्स के अंदर ये मायोसिन लाइट चेन है, लाइट चेन प्रेजेंट है, जो कि रिलैक्सेशन काज करते हैं। इसी एक फिगर के अंदर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निकार्डिपिन जो इस्तेमाल हो रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग में, वो कैसे रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होते हैं तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा
तो ये वाला स्टेप जो होगा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मायोसिन लाइट चेन को मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम के जरिए से मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि मायोसिन लाइट चेन इज कन्वर्टेड इनटू अ मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोरिक एसिड बाय द एंजाइम ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और इस एंजाइम को कैल्शियम जो है वो प्रोमोट कर रहा था। जब हम कैल्शियम ब्लॉक कर देंगे तो ये सारा इन्फ्लक्स ही नहीं होगा, कैल्शियम का इंट्रासेलुलर लेवल कम होगा, तो ये एंजाइम भी स्टिमुलेट नहीं होगा, और दिस वन कन्वर्जन भी नहीं होगी। जब ये कन्वर्जन ही नहीं होगी तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेसो कॉन्ट्रैक्शन या वेसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हुए एक तो हमने इस स्टेप को हमने ब्लॉक कर दिया, और दूसरा हमने ये रिलैक्सेशन काज कर दी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी। हमने पढ़ा एंटी एंजाइनल ड्रग, उसके अंदर हमने नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म देखा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म दिया था। थैंक यू सो मच।